हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं या फिर सोर्सेज क्या होते हैं रेवेन्यू रिसीट के। याद रखना दोनों तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि सोर्सेज क्या हैं रेवेन्यू रिसीट के। ठीक है, सरकार के पास पैसे की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि रेवेन्यू रिसीट के कंपोनेंट बोल लो चाहे सोर्सेज बोल लो। जैसा कि हम लोगों को पता है, हमने ऊपर एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर प्रीवियस सेशंस के अंदर इस टेबल को देखा था कि जो रेवेन्यू रिसीट है सरकार के, उसके सोर्सेज या उसके कंपोनेंट दो होते हैं। ब्रॉड तरीके से सरकार के पास ज़्यादातर पैसा आता है टैक्स रेवेन्यू से, और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज भी होते हैं सरकार के, जहाँ से सरकार को पैसे की प्राप्ति होती है देश को चलाने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए जो उसको चाहिए होते हैं। सरकार के पास पैसे आते हैं। उन सोर्सेज को एक बारी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखते हैं। जो रेवेन्यू रिसीट है सरकार के, उनको दो बेसिक कैटेगरी के अंदर दोस्तों डिवाइड करा जाता है। एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब सिंपल क्या, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, टैक्स रेवेन्यू सिंपली अर्पित सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, मेन सोर्स है टैक्स। ठीक है, अब टैक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं वो हम देख लेंगे। एंड शाइनी नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या, सरकार के पास किसी भी अन्य सोर्स से पैसा आ रहा है, बस वो टैक्स से नहीं आ रहा है, टैक्स के अलावा कहीं से भी आ रहा है, बस वो टैक्स नहीं है। ठीक है, बेसिक तो क्लियर है हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो टैक्स रेवेन्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, सरकार को जो टैक्सेस से जो पैसा प्राप्त होता है, प्रोसीड्स का मतलब होता है एक तरीके से एनीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड। इन सारे अंग्रेजी टर्म्स को लिख लेना कहीं ना कहीं, एनीथिंग विच इज ऑब्टेन। तो यहाँ पर क्या ऑब्टेन कर रहा है क्या ऑब्टेन हो रहा है सरकार को, पैसा। ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, टैक्सेस के माध्यम से। ठीक है, या फिर किसी अदर प्रकार की ड्यूटीज जो कि इम्पोज करी जाती है। लेवाई का मतलब होता है इम्पोजिशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सच एज हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और जो बिजनेसेस होते हैं उनकी कमाई के ऊपर टैक्स लगता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स दोस्तों एक इंडिविजुअल का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टैक्सेशन के बारे में हम लोग पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया से, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देने के लिए, इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल का होता है, कॉर्पोरेट टैक्स किसी फर्म या किसी बिजनेस का होता है। एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर। कस्टम ड्यूटी लगती है जब हम दूसरे देश से कोई सामान मंगवाते हैं या बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सरकारी नौकरियों में क्या सर्विस टैक्स कटता है? एनीवन? सरकारी नौकरियों में क्या सर्विस टैक्स कटता है? हाँ, लेकिन क्या फिर वो हमें बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ मिलता है क्या उससे कट कट के? अर्पित, एक टीडीएस वर्ड सुना है? शैनी सुना है टीडीएस, है ना? हमें जब रिटायर हो जाते हैं हम लोग, तो सरकार कुछ कुछ पैसा हमारी इनकम में से काटती रहती है। जैसे मतलब मान लो आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस शाइनी, यू आर गेटिंग 1,20,000 सैलरी, जो कि ऑन पेपर लिखा हुआ है। ठीक है, कि शाइनी डे की इतनी सैलरी है, आपको इन हैंड मिल रही है मान लो 1,05,000, यानी कि बाकी 15 जो है वो सरकार रख रही है अपने पास। रिटायरमेंट के टाइम पर ये जोड़ते 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 आपको एक डेडिकेटेड पूरा का पूरा फंड मिलता है। और आजकल सरकार जो है, देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग आजकल गलत है कि पेंशन बंद हो गई है, ऐसा कुछ हो गया है। पेंशन, एक तो बात मैं आपको बता दूं, पेंशन फिर से स्टार्ट होने वाली है छोटी छोटी सर्विसेज में भी। दूसरी बात यह है कि ग्रुप ए सर्विसेज में पेंशन बंद नहीं होती है, क्योंकि अर्पित फिर तो पूरा का पूरा जो ल्यूक्रेटिवनेस है, अट्रैक्टिवनेस है जो सरकारी जॉब की, वो तो माहौल ही खो जाएगा, कोई अप्लाई नहीं करेगा, है कि नहीं? हम लोग सरकारी नौकरी शानी क्यों ढूंढते हैं? एक फ्यूचर सिक्योर रहेगा,
प्राइवेट नौकरियों की झंझट की मारामारी जितना सुनना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बुढ़ापे तक काम करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। जवानी में जितना योगदान दे रखा होगा हमने सौगंधा, तो उतना फिर बुढ़ापे में सरकार हमें बैठे बैठे खिलाएगी जब तक हम शमशान घाट नहीं पहुंचते हैं। इसलिए ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं सरकारी नौकरी, है कि नहीं? तो 15 के सरकार आपके रखे रहती है। अब मान लो आपने 30 साल 40 साल सर्विस करी, आपकी नेचुरल फॉर्म में रिटायरमेंट हो रही है, या फिर आजकल एक नई चीज आ गई है कुछ साल पहले, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। सुना होगा अर्पित आपने वीआर, है ना? सब लोग जानते हो कि आप लोग वीआर का कंसेप्ट, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो उस पर आपको एक डेडिकेटेड फंड मिलता है। अब जो फंड मिलता है ना शाइनी, तो सरकार कहती है कि आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं। क्या? या तो आप ना पेंशन की फॉर्म में लेते चलो हर एक महीने, या एक साथ बल्क अमाउंट में पैसा रख लो। आई रिपीट, सरकार आपको दो ऑप्शन देती है सौगंधा। आप ना पेंशन की फॉर्म में आपके जितने पैसे आपको मिलने हैं, या तो वो वन टाइम में ले लो, या आपको पेंशन मिलती रहे। ज्यादातर जो चालाक बुड्ढे या बुड्ढियां होते हैं वो पेंशन बंधवा लेते हैं, और वो सही भी है, क्योंकि एक साथ अगर पैसा आएगा तो अर्पित हमारा मन करता है यहां खर्चा कर दो, वहां खर्चा कर दो। पता चला इतना खर्चा कर बैठा पर्सन शाइनी, जवानी भर तो हाथ सिकोड़ सिकोड़ के रहा, और बाद में इतना जब एक साथ फंड मिला तो पागल हो गया पैसे को देखकर, इतना खर्चा कर मारा कि शमशान में उसकी चिता जलाने तक के पैसे नहीं बचे। ठीक है, इतना कंगाल हो गया। तो कई लोग होते हैं पेंशन बेस्ट रास्ता उनको लगता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको मुझे पैसे देने हैं, आप मेरे को पैसे दे रहे हो 2 लाख रुपए। अब मैं आपसे ये कहूं कि 2 लाख रुपए मुझे एक साथ ना देके हर महीने 10-10, 15-15, 20-20 हजार दे दिया करो, तो वो चीज मुझे पता रहेगी कि यार ये मेरे पास आ रहे हैं और हर महीने आ रहे हैं। तो 2 लाख अगर एक साथ आ जाते, क्या पता एक साथ खर्च हो जाते, और धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया बस। ठीक है, अब कुछ सोर्सेज ऐसे भी होते हैं सरकार के पास रेवेन्यू के, जो टैक्सेशन के अलावा कहीं से सरकार के पास आते हैं। उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। इसके अंदर सरकार के पास उन सभी रेवेन्यू सोर्सेज की प्राप्ति की बात होती है जो सरकार के पास आए, बस वो टैक्स नहीं होने चाहिए, अदर देन टैक्सेस। ठीक है, जैसा कि वो बोल रहा है कि आपको चार्ट में शो कर रखा है उन्होंने, तो हमें क्या क्या बताया था उसने? इंटरेस्ट रिसीट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस एंड फाइन्स, एस्टेट एंड स्पेशल असेसमेंट या फिर टैक्स। हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, डोंट वरी, आराम से जानते हैं अभी एक एक करके। टैक्स रेवेन्यू डेफिनेशन जानते हैं इसकी। टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ, सरकार को किसी भी पैसों की अगर प्राप्ति हो रही है, बट दैट सोर्स शुड बी टैक्स या अलग अलग फॉर्म की ड्यूटीज जिसको यूनियन गवर्नमेंट लेवाए करती है। ठीक है, टैक्स रिसीट एक मेजर सोर्स होता है वैसे तो इनकम का। आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं कि सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, तो हम बात करते हैं सरकार टैक्स इंपोज करती है। टैक्स रिसीट एक रेवेन्यू रिसीट होती है। ठीक है, अच्छा, रिसीट का मतलब आप कुछ ये तो नहीं समझते ना, इसकी इंटरप्रिटेशन कहीं कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी कोई एक पेपर होता है सरकार को ऐसा मिलता है। रिसीट का मतलब आना, रिसीट का मतलब मेरे पास आना। कोई बात नहीं, कई लोग हो सकता है कि झिझक रहे हो टर्म पूछने में। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है रेवेन्यू की प्राप्ति होना। रेवेन्यू आपको प्राप्त हो रहा है, आपको मिल रहा है, आपके पास आ रहा है रेवेन्यू, इसको रिसीट कहते हैं। रिसीट का मतलब कोई रसीद नहीं है। आई रिपीट, रिसीट का मतलब कोई रसीद नहीं होता, कोई पेपर का पन्ना नहीं होता कि जिसपे आप जेरोक्स लगाकर किसी की पर्ची काट रहे हो कि इतने इतने रुपए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलत इंटरप्रिटेशन मत बिठाना दिमाग के अंदर। कोई भी नई चीज़ है, इसलिए कभी कभार किसी को कैसा भी डाउट आ जाता है, एंड आई रिस्पेक्ट योर डाउट्स, तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टैक्स रिसीट एक रेवेन्यू रिसीट होता है। क्यों? हमने देखा था, अभी तक हम इतना जान चुके हैं, व्हेन वी सी द रेवेन्यू साइड ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो रेवेन्यू रिसीट होता है वो ना ही इट नीदर क्रिएट्स एसेट्स, ना ही इससे लायबिलिटी कम होती है सरकार की। ये वाली बात जो लिखी हुई है सौगंधा, मुझे एक बात बताओ ठकुराइन, नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, ये पॉजिटिव कोनोटेशन की बात है ठकुराइन या फिर नेगेटिव कोनोटेशन की बात है? ये लाइन सुनकर कैसा लग रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव?
नेगेटिव है। क्योंकि इसमें है क्या शाइनी, यार ये जो पैसा सरकार के पास आ रहा है अर्पित, उसे सरकार को हमें सैलरी देने में, देश चलाने में, जो रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें सरकार का वो खर्चा आएगा ही आएगा। सरकार उससे बच नहीं सकती है। ये वाला पैसा सरकार के लोन चुकाना, सरकार के लॉन्ग टर्म में जो उसने जो कर्जे ले रखे हैं उसको चुकाना, उसमें इन पैसों से रद्दी भर भी मदद नहीं होने वाली है। होने को हो सकती है, लेकिन हम एक ट्रेंड्स को देखते हैं, पास्ट ट्रेंड्स को देखते हैं, उसके अनुसार ये जो पैसा आ रहा है सरकार का, ये पैसा देश खर्ची में ही यूज होना है, ना कि उसके एसेट्स क्रिएशन में काम आएगा ये वाला पैसा, ना ही इससे सरकार की किसी भी प्रकार का बर्डन कम होगा। इज दैट क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं काफी बार। अब बचपन से हम जब इसको पढ़ते थे अर्पित, तो हम यही कहते थे ना कि सरकार के पास मेन सोर्स क्या होता है पैसे का, तो हम लोग बोलते थे सरकार के पास जो मेन सोर्स होता है पैसे का वो होता है टैक्स। वही सरकार का मेन सोर्स होता है रेवेन्यू का, राइट? अब टैक्स जानते हैं, अभी तक हमने पूरा इकोनॉमिक्स की सीरीज जब से चलाई है या टैक्स का मीनिंग नहीं जाना। चलो टैक्स के मीनिंग को जानते हैं, ठीक है? यहां पर जो मीनिंग दे रखा है ना, ये ठीक है मीनिंग, और टैक्सेशन वाले चैप्टर के अंदर आपको दो चार प्रकार की डेफिनेशन और मिल जाएंगी। आपको जो ठीक लगे, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो। ये चीज, ये जो यहां पर लिखी हुई है 3 लाइन की डेफिनेशन, मुझे बेस्ट लगती है समझने के लिए और एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखने के लिए काफी है ये। देखो टैक्स क्या होता है। टैक्स दोस्तों एक, सबसे पहले तो लीगल चीज होती है। लीगल इसलिए एक एक टर्म को समझते हैं। एक तो वो लीगल होती है, प्लस वो कंपलसरी होती है। अगर हम कंपलसरी वर्ड को पहले ले आए, लीगल को बाद में करें, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी खुद की ये एक लायबिलिटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जितनी भी कमाई है उसको हमारे देश में सरकारी विभाग के पास जाकर उसके सामने रिवील करें। क्यों रिवील करें? देश चलाने के लिए सरकार में कानून है, हर सरकार में हर देश में होता है। देश चलाने के लिए सरकारी एक कानून है, देश का एक कानून है, डेट हर एक पर्सन की इनकम से कुछ इनकम, यानी कि अगर पर्सन की इनकम का शेयर इतना बड़ा है तो इससे इतना सा जो भाग है ये सरकार के पास जाएगा। आप कोई बोले कमा मैं रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, पसीना मैं निकाल रहा हूँ, रोज सुबह अपने रूटीन को तोड़ तोड़ कर छोड़ कर 9 बजे घर मैं छोड़ रहा हूँ, 12 बजे रात को घर मैं घुस रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मैं क्यों दूँ अपनी इनकम का पार्ट किसी को भी रद्दी भर भी, और सरकार को क्यों दूँ? सरकार ने मेरे लिए क्या कर दिया? ये चीज़ बस आप ऐसा समझ जाओ, ये चीज़ एक लीगल है। ये तो आर्ग्यूमेंट जो है, जो मैंने अभी आपको दी कि मैं अपनी इनकम क्यों दूं, ये तो फिर वैसी बात हो गई ठकुराइन कि आप एक रात को रोड पे 12 बजे 1 बजे बाइक से स्कूटी से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आप मान लो स्कूटी चला रहे हो कुछ भी, और शाइनी वहां पर रेड लाइट है, दूर दूर तक चारों जगह पर, चारों चौराहे पर कोई भी नहीं है, चारों रोड पर। अब आप कहो ट्रैफिक लाइट आपने जंप करी और आगे एक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ, आपकी गाड़ी से कोई भी नहीं ठुका था, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करा। अब आप अगर देखो, ये चीज हिंदुस्तान में आर्ग्यूमेंट में ठीक लगती है, लेकिन अर्पित क्या ट्रैफिक लाइट जंप के ऊपर ऐसे भी टाइम पर जब भी रोड पर कोई भी नहीं था, क्या फाइन अगर पुलिस वाला लगाए तो वो लीगल माना जाएगा क्या? बिल्कुल माना जाएगा। ये तो कोई बात नहीं होती ना शाइनी, कि मतलब कोई भी नहीं था तो इसलिए मैंने ट्रैफिक लाइट को ब्रीच कर दिया, है ना? तो ये वही चीज है। जैसे मान लो आपने, मैं जो आपको इनकम वाली बात बता रहा हूं कि मैं क्यों दूं किसी को, ये आपको देना पड़ेगा बिकॉज इट इज लीगल एंड कंपल्सरी पेमेंट। क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज सरकार ने लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में जब संविधान बना था और तब से लेकर अभी तक वेरियस एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी ये चीज इंपोज कर रखी है डेट इट इज लीगली बाइंडिंग एंड कंपल्सरीली फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन
कि सरकार उन पे जो भी इनकम के ऊपर एक लीगल और कंपलसरी पेमेंट जो कि सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इस चीज को इंपोज करेगी, तो वो सभी पर्सन्स को देनी पड़ेगी। अब डेफिनेशन पर वापस आते हैं एक बारी फिर से, जरा इसको मिटाकर फिर से समझते हैं एक बारी फ्रेश तरीके से। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। टैक्स एक नंबर 1, ये की टर्म्स आने चाहिए इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं मैं इस पर। टैक्स एक लीगल, एक कंपलसरी पेमेंट होती है। इसको इंपोज कौन करता है? सरकार इंपोज करती है। किस पर इंपोज करती है? ए, या तो पर्सन की इनकम पर, बी, या तो उसकी प्रॉपर्टी पर, जर्नली। जर्नली, ठीक है, दो चीजों पे तो होगा ही होगा, इनकम पे एंड प्रॉपर्टी पे। अब इनकम और प्रॉपर्टी या तो किसी पर्सन की हो सकती है या तो नंबर ऑफ पर्संस की हो सकती है जो कि कंपनी, फर्म, इंडस्ट्री वगैरह चला रहे हो। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है, टैक्स की डेफिनेशन में देखो कितना खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है। ये आपको लीगली और कंपलसरी तौर पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा विदाउट एनी बेनिफिट इन रिटर्न। आप जो ये इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का मतलब ये होता है, कई लोग अगर नहीं जानते मैं बता देता हूं उनको। आप सरकार के पास ये जो नीचे प्रोसेस देख रहे हो, डेट, ये आपकी लायबिलिटी थी, आप अपनी इनकम रिवील करोगे सरकारी विभाग को। तो जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिवील करोगे कि मेरी इतनी इतनी कमाई है, तो उनके पास जाकर आपको उस कमाई के सोर्सेस कहां से आई, एक साल पिछले साल आपने कहां से क्या कमाया, इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। पहले यह प्रोसीजर सरकारी दफ्तरों में जाकर होता था, आजकल ऑनलाइन होने लगा है कुछ सालों से, लगभग एक दशक या हाफ डिकेड से ये वाला काम कंप्लीट तरीके से ऑनलाइन होने लगा है, कंप्लीट तरीके से पूरे देश में, ठीक है, विदाउट एनी बेनिफिट इन रिटर्न। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ एहसान नहीं कर रहे हो कि सरकार आपके लिए कुछ ये करेगी वो करेगी। हाँ, लेकिन ये वाली बात लिखना थोड़ी सी एक रूड हो जाता है कि यार मतलब इट इज अ वन साइडेड लव। समझ में ऐसे ही आ रहा है कि भैया हम सरकार को देते चल रहे हैं बेफालतू के अंदर, एक देने वाले की जान इस वजह से छूटेगी कि मैं क्यों दूं अपनी कमाई, मैं पागल हूं क्या, 9 बजे सुबह घर को छोड़ रहा हूं और रात को 12 बजे घुस रहा हूं, ठीक है, उसके बाद इतनी सी कमाई भी मैं सरकार को दे दूं टैक्स की फॉर्म में, क्यों दे दूं भाई, सरकार ने मेरे लिए क्या कर दिया, तब से गड्ढे तो ठीक हुए नहीं है, एक स्ट्रीट लाइट तो जलती नहीं है, क्यों दूं मैं। अब सरकार ने, मतलब टैक्स की डेफिनेशन ये होती है किसी भी देश के अंदर चाहे टैक्स हो, लेकिन अगर हम वेरियस सरकारों की बात करें और एक बार के लिए अगर हिंदुस्तान स्पेसिफिक बात करें, देखो सरकार को जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है, सरकार को पता होता है मेजॉरिटी के भी मेजॉरिटी जनसंख्या, आई रिपीट, मेजॉरिटी की भी मेजॉरिटी जनसंख्या टैक्स नहीं देती है, क्योंकि टैक्स जो है लोगों के दिमाग में, जो मैंने आपको बताया कि यही वाली चीज़ है कि यार जब होगा, जब हमारा लफड़ा होगा तब देखा जाएगा, सरकार की सिर्फ मुझ पर ही नज़र थोड़ी ना हो सकती है कि मैं क्यों रिटर्न, अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं, ये करूं वो करूं, ठीक है, मेरी कमाई है, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ लिखना ना कि विदाउट एनी बेनिफिट इन रिटर्न, ये चीज़ थोड़ी सी रूड है। तो सरकार आपको वेरियस इंसेंटिव देती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ मैं, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई गवर्नमेंट गुड्स या गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करते हो, तो आपको हो सकता है सरकार जो है किसी चीज़ पर एक बहुत हैवी डिस्काउंट दे दे, हो सकता है कि सरकार आपके लिए कुछ एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दे जो कि होती भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा, ऐसा होता है। सरकार आपको वेरियस ल्यूक्रेटिव स्कीम्स में एनरोल करती है, आपको बहुत सारी जगह पर कंसेशंस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं उन लोगों को जिनको सरकार ये देखती है कि इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखे हैं और ये प्रॉपर आईटीआर फाइल अपने करते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी बेनिफिट इन रिटर्न सरकार को पता है ये चीज फेल कर जाएगी, तो सरकार बेनिफिट देती है किसी ना किसी इंसेंटिव की फॉर्म में, कि जो लोग जैसे आईटीआर भर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टीचर है, उसने क्लासरूम में बच्चे से कहा
सच सच बता दो ये गलती किसने करी है। अगर जो मुझे सच बोलेगा, सच बोलने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका कुछ भी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जो भी टीचर है मेल फीमेल, वो आपसे ऐसे बोल रही है, अब आपने गलती करी थी, अब आप खड़े हो गए, आपने मैम को सच सच बता दिया सारी बातें। तो हो सकता है कि आपकी लॉयल्टी के लिए, आपकी एथिकल क्वालिटीज के लिए क्लास में मैम तालियां बजवाए, भले ही आपसे गलती कुछ हो गई थी। ये चीज़ होती है। अब इसके पीछे हम थोड़ा सा ज़रा, ये कहानी के पीछे जो मैं हम इतनी लंबी चौड़ी डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा ज़रा 2016 में लौट जाते हैं। नोटबंदी जब हुई थी अर्पित, आपको याद होगा, सरकार ने भयंकर लेवल पर डराया था सबको कि काला धन सबको रिवील होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस टाइम पर आप सबको याद होगा, शाइनी, सौगंधा, मिसबा, ठकुराइन, अर्पित, सबको सरकार ने ये बोला था कि जो, स्पेशली अमित शाह जी ने ये बोला था कि जो साफ साफ आकर अपनी इनकम अगर खुद रिवील कर देगा, हम माफ़ कर देंगे या फिर बहुत कम उसका टैक्स लगाकर उसकी पूरी इनकम छोड़ देंगे। याद है अर्पित ये वाली लाइन? ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली थी सरकार ने, है ना, ताकि सरकार को मतलब ये है कि मतलब सबको वो सरकार ये बोल सके कि हम आपको क्लीन तरीके से जाने देंगे और आपके रिकॉर्ड्स टोटल तरीके से क्लीन कर देंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज जस्ट लाइक, आपने लोन नहीं दिया बैंक का, बैंक आपकी प्रॉपर्टी और आपके लोन को एनपीए घोषित करने वाली है। अब एनपीए घोषित करने का मतलब सिर्फ बैंक के ऊपर बर्डन नहीं होता, आपको भी फ्यूचर में कभी इस देश से किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब केवाईसी होने के बाद तो सारे बैंक्स के पास रिकॉर्ड रहता है कि इसने उस फलाने बैंक से लोन लिया था, इसने उसी का नहीं चुकाया है। हर्षद मेहता स्कैम केस, स्कैम जैसा जो केस है वो दोबारा ना हो, तो रिकॉर्ड्स रहते हैं बैंक के पास, आप किसी भी बैंक से लोन लो। आपकी सिविल खराब हो चुकी है, अब मान लो ये वही चीज़ है कि आपको बैंक बोले कि देखो इतना परसेंट दे दो, तो हम आपका नाम जो है वो एनपीए से हटा देंगे और आपका सिविल रिकॉर्ड जो है वो भी क्लियर कर देंगे। सरकार भी ऐसी बहुत कुछ करती है और सरकार ने ऐसा नोटबंदी के टाइम पे 2016 में 17 में ऐसा करा था। ठीक है। जो टैक्सेस हैं दे आर इम्पोज ऑन इनकम की, इनकम अर्निंग्स, ठीक है, जो हमारी इनकम होती है उसकी इनकम अर्निंग्स जो होती हैं उस पर इम्पोज करा जाता है। आप जो सामान बेचते हो, आपकी कोई फर्म्स है, इंडस्ट्री है, उस पर लगाया जाता है। मैन्युफैक्चर जो करते हो उस पर लगाया जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है अगर गुड्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा वर्ड होता है। देखो कई लोग ना, कई लोग जानते नहीं है, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड को ऐसे भी कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर किसी भी फैक्ट्री का माल मान लो वेस्ट बंगाल से मध्य प्रदेश आ रहा है या मध्य प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है, तो ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है? नहीं जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड सिर्फ कंट्री के बाहर कोई कंट्री और बाहर की कोई कंट्री से हमारी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, आदान प्रदान जो होता है, वहां पर ही टर्म यूज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कहना क्या चाह रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकल टर्म्स नहीं होती, नेशनल टर्म्स नहीं होती है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में गुड्स जो और सर्विसेज जो जिनका ट्रांजैक्शंस दो कंट्रीज के बीच में एटलीस्ट मिनिमम हो रहा है, उसके लिए टर्म यूज करी जाती है। ठीक है। इकोनॉमिकली सच टैक्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं, किसी भी प्रकार के जो टैक्सेस हैं, वो दो ग्रुप्स में ब्रॉडली क्लासिफाई करे जाते हैं। एक होते हैं दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। कंपोनेंट्स या फिर मेन सोर्सेस जो होते हैं टैक्स रेवेन्यू के, वो होते हैं, टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट बोलते हैं। ठीक है। सरकार अगर कोई भी बोरोइंग करती है तो ये एक रेवेन्यू रिसीट नहीं है। कैसा रिसीट है? अगर रेवेन्यू रिसीट नहीं तो कौन सा रिसीट है? बोरिंग से पैसा तो आ रहा है, कैसा रिसीट है? कैपिटल। और कैपिटल रिसीट क्या होता है? क्या वो एसेट रिडक्शन करता है? कर सकता है। यस। क्या वो लायबिलिटी बढ़ाता है ना? कैपिटल रिसीट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। Borrowing by the government is not a revenue receipt because it creates liability of repayment for loan.
बाय द गवर्नमेंट, और लोन के साथ साथ क्या देना पड़ता है हमें, इंटरेस्ट। ठीक है, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू को जानते हैं एक बारी। इससे काफी सारे आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सीबीएसई का 12वीं क्लास के छात्रों का जो पेपर होता है उसमें टाइम टू टाइम इससे टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछने की सीबीएसई बोर्ड और यूपीएससी की बहुत क्लोज आदत है, बहुत क्लोज। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप चाहे सीवी सचदेवा की पीडीएफ या इसकी बुक लेकर कभी पढ़ोगे, हर एक टॉपिक जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज करते हैं, यहाँ लिखा रहता है कि वो कौन कौन से साल में सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं। और आप बस उसके 3 साल पीछे 3 साल आगे देख लो, वो यूपीएससी में पक्का पूछा गया है, या स्टेट पीएससी में तो पूछे जाते हैं हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स। ठीक है, क्योंकि बात वो है ना कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट प्री डिफाइंड है कि इसके बियॉन्ड हम क्या कहते हैं, इसके बियॉन्ड कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि आप जाकर आसमान से अनगिनत चीज़ें पढ़ते चलो, ऐसा नहीं होता है। ये सब्जेक्ट में सिलेबस प्री डिफाइंड है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम सोर्सेस, ऐसे सोर्सेज से अगर सरकार को इनकम की प्राप्ति हो, बस वो कोई भी सोर्सेज हो, टैक्स ना हो, तो ऐसे सोर्सेज को दोस्तों हम लोग कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार को प्राप्त कैसे होता है? सरकार के वेरियस जो फंक्शंस होते हैं, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, या फिर किसी ना किसी प्रकार के जो फीस एंड फाइन्स या सरकारी कामकाज जो होते हैं। अब यहां पर देखो, आपके दिमाग में आया होगा, सर ये चीज तो गलत ही नहीं लिखी हुई है, जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, अगर आप अपना ऑब्वियस ही बात है, आप सही हो, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो, पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पर अगर आप अपना फोकस लेकर जाओ, तो शायनी हम जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। नाम ही जब आ गया जुडिशरी और गवर्नमेंट, दोनों चीज़ें साथ में ही नहीं हो सकती। फिर हम इसको पॉलिटी के एरेना में ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे डिबेट कर सकते हैं, दिस इज लाइक अ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन द एरेना ऑफ जुडिशरी। यहाँ पर बात यह है कि वेरियस जुडिशियल फंक्शंस जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, एक्चुअली मैं आपको बताऊं आप सबको, रियल ग्राउंड्स में देश को चलाने में सच में होते हैं। वो कैसे होते हैं? रोजमर्रा के जीवन में कानून का पालन हो। अब इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट तो आके देखता नहीं है। कभी देखे हैं क्या वकील या जजेस खड़े हुए हैं देश के सड़क के अलग अलग कोनों पे? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन उन कानून का अच्छे से पालन हो। छोटी सी बात बताता हूं, एक ट्रैफिक लाइट जंप करने की वजह से अर्पित किसी और पर्सन की जान तक जा सकती है, जिसने जंप करी है उस तक की जा सकती है। घटना कैसी भी हो सकती है ना, हो सकती है ना, बताओ। खाली रोड देखकर कोई धड़धड़ाते हुए अपनी बाइक लेकर जा रहा है, गाड़ी लेकर जा रहा है, और ट्रक कहां से कहां चला है, ये चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है? रोड पे चलते वक्त हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली शहरों में। आप जानते हो कि अर्पित, हम रूल का पालन करें वो एक अदर एस्पेक्ट है, हमें अपने आप को बचाते हुए और सामने वाले को बचाते हुए दोनों को देखना पड़ता है। अनाड़ियों को भी देखना पड़ता है रोड पे चलते हुए, राइट? आप भले ही बिल्कुल बहुत सही ड्राइव कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन पागल ड्राइवर्स को भी देखना पड़ता है ना? भले आपकी गलती नहीं है उसमें, लेकिन उनसे बचना पड़ता है। होता है कि नहीं होता ऐसा ड्राइविंग में अर्पित, है ना? तो इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड जो जुडिशियल फंक्शंस होते हैं उससे जो भी प्राप्ति होती है। अब आप कहोगे जुडिशियल फंक्शंस कैसे? ये कोई चीज नहीं है कि रोजमर्रा के जीवन में जो छोटी छोटी चीजों का जो उल्लंघन होता है और उसके जो चार्जेस होते हैं, उसके जो फाइन्स होते हैं, चार्जेस क्या मतलब फाइन्स होते हैं, जो वो कलेक्शन में ये सरकार के पास जो पैसा आता है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या? सरकारी विभाग में कोई भी काम करवाने की जो फीस होती है। अगेन मैं बात आपसे ये करना चाह रहा हूं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बोला था, ये ठकुराइन 2 नंबर का पैसा या टेबल के नीचे दिया हुआ पैसा नहीं होता। आपके दिमाग में आया होगा ये जो जुडिशियल फंक्शंस है, हवलदार को अगर ट्रैफिक लाइट जंप करिए 100 रुपये एक्स्ट्रा खिला दिए, वो उसकी जेब में गए हैं, वो सरकार के पास नहीं आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपने अप्रोच से बनवा लिया सरकारी फीस बिना भरे, वो जिसने बनाकर दिया आपको लाइसेंस उसकी जेब में गए, सरकार के पास नहीं आए हैं वो पैसे। यहाँ पर लीगल तौर तरीके से ऑन रिकॉर्ड सरकारी विभाग में काम करवाने के या
रोज़मर्रा के जीवन में जो हमसे रोड पे चलते हुए या किसी भी चीज़ को चलते हुए कुछ गलतियां हो जाएं और सरकारी कर्मचारी या वेरियस ऑफिसर्स अगर हमारे लिए उसके ऊपर कुछ फाइन्स लगाएं, कुछ पेनल्टी लगाएं, जो कि पैसा डायरेक्टली सरकारी तिजोरी में पहुंचेगा, सरकार के पास पहुंचेगा, ये वो सोर्सेज होते हैं। और क्योंकि ये टैक्स नहीं है, ये तो कभी भी लग सकते हैं। अब मान लो कि अभी तक अगर आप 1 से लेकर 18-17 साल के हो, तब तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका 18 का होना मतलब सरकार की जेब में मिनिमम 1,000 से 2,000 रुपये जाना, क्योंकि आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाओगे तो इतना खर्चा आपको आएगा, और प्रॉपर तरीके से बनवाओगे विदाउट किसी की अप्रोच के, तो वो 1,000-2,000 रुपये जितना भी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस से बनता है सरकार का लेना, वो पैसा सरकारी तिजोरी में पहुंचेगा। एग्जाम्पल क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू के विच द गवर्नमेंट गेट? सरकार ने लोन अगर दे रखा है तो उसको उस पर ब्याज मिलेगा। सरकार ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे जो प्रॉफिट की प्राप्ति होगी, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और डिविडेंड में एक थिन सी लाइन होती है। प्रॉफिट किसी भी चीज से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। सरकार वेरियस तरह की फीस इंपोज करती है, फाइन इंपोज करती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होगी फी, रेड लाइट को तोड़ने के लिए होगा फाइन। और एक्सटर्नल ग्रांट्स, अब देखो वर्ड यहां पर क्या आया, दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक होता है ग्रांट और दूसरा होता है लोन। डिफरेंस इनमें सिर्फ एक ही होता है, इसको याद रखना प्लीज, कई लोग जानते नहीं है। कोई उसमें शर्म वाली बात या प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। मैंने भी कोई एकदम से नहीं सीख लिया था इकोनॉमिक्स सीखने में, पर्सनली ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात बोल रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इकोनॉमिक्स को सीखने में ही आई है पूरे यूपीएससी के सिलेबस में। बहुत मुश्किल से इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ कि लोगों को पढ़ा सकूँ। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से जाती थी इनिशियल ईयर्स में जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। लेकिन वही वाली बात है कि मेहनत से सब कुछ हो सकता है। ग्रांट जो होता है ना, सबसे पहले लोन की बात करते हैं क्योंकि लोन आप लोग सब जानते हो। लोन जो होता है, लोन हमें वापस करना पड़ता है। ग्रांट हमें वापस नहीं करना पड़ता। जब लोन वापस करना पड़ता है, जितना लोन का अमाउंट लिए रखा होता है, लोन अमाउंट या जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, एक ही बात है। इसके साथ साथ हमें जो भी डिसाइडेड ब्याज होता है उस लोन पे, वो भी वापस देना पड़ता है। ग्रांट में जब कुछ वापस देना ही नहीं है तो ग्रांट इज जस्ट अ हेल्प, सॉरी, ग्रांट इज जस्ट वन फॉर्म और द अदर फॉर्म ऑफ हेल्प, ऑफर और फ्रेंडली डोनेशन बाय एनीवन और एनी नेशन, क्योंकि हम सरकार के टर्म्स में बात करें तो एनी नेशन और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन या कोई ग्रुप हो। जैसे ग्रुप कैसे, G77, G20, ऐसा कुछ ग्रुप हो, ठीक है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, वैसे नहीं बनती इंडिया की, वहाँ पर ज़्यादा नहीं चलती इंडिया की, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स कैसे, अगर वर्ड यहाँ पर है ग्रांट, कहाँ गया ग्रांट, और इसके आगे अगर मैं जोड़ दूँ एक्सटर्नल ग्रांट, वो कंट्री की सीमाओं से कंट्री की सीमाओं के बाहर से आया है। वो यहाँ से आया हो, किसी और देश से आया हो, किसी और ग्रुपिंग से आया हो, कोई इंटरनेशनल संस्था से आया हो,
कुल मिलाकर वो आया है देश में, लेकिन देश के बाहर से आया है। ये देख रहे हो सारे डॉट जो मैंने व्हाइट कलर से बनाए हैं, ये सारे देश के बाहर हैं। हिंदुस्तान के अंदर फ्लो हो रहा है ये सारा पैसा, देश के बाहर है। वापस नहीं करना पड़ेगा, लोन की तरह वापस नहीं करना पड़ेगा। क्या आज आपको फर्क समझ में आया लोन और ग्रांट में? बताओ। और एक्सटर्नल ग्रांट क्लियर है? जल्दी बताओ। पक्का? रेमिशंस नहीं, रेमिशंस मतलब कैसे, किस फॉर्मेट में बात कर रहे हो? एग्जांपल दो। हाँ, तो वो हमें वापस करने पड़ते हैं। आप सोच के बताओ। सरकार को तो पहली बात है कोई पैसे ऐसे, मतलब मान लो, चलो उसको उसको मान लो। रेमिशंस की बात छोड़ो, आप रेमिटेंसेस जानते हो? रेमिटेंसेस जैसे मतलब मान लो किसी ने भेजा, तो आपको वो वापस देने पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है। एक बार बताओ, उस कंट्री में रहने वाला पर्सन अपनी माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को पैसे भेज रहा है, सऊदी अरेबिया में कोई पर्सन रह रहा है, यूएसए में कोई पर्सन रह रहा है। अब क्या वहाँ की सरकार इसलिए ट्रांजेक्शन्स होने दे रही है उसके अकाउंट से कि बेटा देख लो, अभी तुम माँ को भेज रहे हो और माँ को बोल देना कि वो भी अमेरिका पैसा भेजेंगी किसी ना किसी फॉर्मेट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए? ऐसा सुना है कभी? नहीं, ठीक है। तो डैट इज़ ग्रांट ओनली। लेकिन अब देखो क्या है, यहाँ पर ये कंसेप्ट लाना थोड़ा सा अजीब व गरीब है, यूजलेस है ये वाली बात। क्योंकि यहाँ पर हम ये कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं। पहली बात है, शायद ही आप समझ रहे हो ना, ना ही ये लोन लोन की कैटेगरी में वो चीज़, ना ही वो ग्रांट भी नहीं है वो। क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास नहीं आ रहा वो, सरकार की देखो तिजोरी में ऐड होता है, क्योंकि सरकार खुश इस वजह से हो जाती है क्योंकि सरकार के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है। लेकिन वो अल्टीमेटली उस चेहरे पर स्माइल लेकर आएगा जिसके रिश्तेदार, जिसके बेटे बहू ने उस तक, इंडियन फैमिली तक वो पैसे पहुंचाए हैं। सरकार क्यों खुश है? क्योंकि वो बाहर से आया हुआ पैसा है और खर्च होगा इस देश के अंदर, तो घूमेगा इस देश के अंदर। राइट शाइनी, राइट मिसबा? है ना? मिसबा, कोई भी ऐसी चीज़ में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है जो नहीं लिखी हो, ठीक है? ओवर कंफ्यूज अपने आप को नहीं करना है। इंटेलिजेंसी इज अ गुड थिंग, बट इट कैन बी अ नेगेटिव सॉर्ट जो खुद पे वार कर सकती है अगर ज़्यादा यूज़ कर दिया तो। टोंट नहीं था, समझा रहा हूँ मैं अच्छे के लिए। तो इतनी तो चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलग अलग प्रकार हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ऊपर वाला ये जो टेबल था, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सारी टर्म्स जस्ट लिखी हुई हैं, इनकी डेप्थ में मीनिंग हम जानेंगे। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे हम इन 5 चीज़ों को जानने का, जो कि सरकार की रेवेन्यू कंपोनेंट का ही पार्ट है। लेकिन बस टैक्स से आने वाली चीज़ों की प्राप्ति की बात नहीं होती, इसमें नॉन टैक्स की बात होती है। एक एक चीज़ को सीबी सचदेवा की बुक ने बहुत ब्यूटीफुली समझा रखा है कि ऊपर तो देखो सिर्फ टर्म्स दे रखी हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड। इसलिए मैं ज़्यादा उत्सुक नहीं था आपको डिटेल में बताने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको, मैं ये नहीं कहता कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेलर देख लो। एक डेडिकेटेड नितिन सिंघानिया का जब टैक्स वाला चैप्टर देखेंगे, उसके अंदर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों।